नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के एक खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। हिंसा से प्रभावित राज्य मणिपुर में इस सप्ताह गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बेहद सफल रहा, क्योंकि उन्होंने जहां हिंसा के मामलों की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन का ऐलान किया, वहीं उनकी अपील पर बड़ी संख्या में लोगों ने लूटे गए हथियारों को प्रशासन को सौंप दिया। इसके अलावा पूर्वोत्तर को अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन मिली, तो मिजोरम में निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों से भी विभिन्न खबरें आईं। बहरहाल आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मणिपुर से आए समाचारों पर। पूर्वोत्तर के हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर की 4 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद राजधानी दिल्ली लौटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। समझा जाता है कि अमित शाह ने इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू को मणिपुर की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया और शांति बहाल करने के प्रयासों की जानकारी दी। अमित शाह ने एक ट्वीट में कहा, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। इसके साथ ही उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीर भी साझा की। हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि मणिपुर में हुई जातीय हिंसा की जांच के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश स्तर के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा। लगातार 3 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करने और राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों से चर्चा के बाद संवाददाता सम्मेलन में अमित शाह ने मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में एक शांति समिति के गठन और हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे के साथ ही राहत और पुनर्वास पैकेज की भी घोषणा की। अमित शाह ने हिंसा के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय की ओर से जल्दबाजी में लिए गए फैसले को दोषी ठहराया और कहा कि मणिपुर में जारी संकट का एकमात्र समाधान बातचीत है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हिंसा एक अस्थायी चरण था, गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। वर्चुअल माध्यम से अपीयर हो सके इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं हम चूड़ाचांदपुर, मोरे और कंपोक्वी में, जहां से मणिपुर हाईकोर्ट में सीधी अपनी बहस भी कर सकेंगे और हाईकोर्ट लिबरल तरीके से उनको जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती डेट भी दे पाएगी। इससे काम करने में काफी सरलता होगी। आवाजाही की सरलता से के लिए ये तीनों क्षेत्रों से एक अस्थायी हेलीकॉप्टर यातायात की व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं, जो सिर्फ 2000 रुपया पर पर्सन के रेट से इन लोगों को एयरपोर्ट तक छोड़ देगा और इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम करेंगे। भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवा का बाकी खर्चा भारत सरकार और मणिपुर सरकार उठाएगी, जैसे सुदूर क्षेत्रों में आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। ये सभी प्रकार की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसलिए एक ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के गृह विभाग के अधिकारी मणिपुर में उपस्थित रहेंगे और 5 डायरेक्टर स्तर के अधिकारी भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय के यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हमने म्यांमार और मणिपुर की बॉर्डर पर पहले ही ट्रायल बेस पर 10 किलोमीटर बाड़ लगाने का, फेंसिंग करने का काम हमने पूरा कर लिया है और 80 किलोमीटर के काम को हमने टेंडरिंग कर चुके हैं और बाकी की बॉर्डर की हम सर्वे भी चालू कर रहे हैं और पड़ोस के देश से आने वाले लोगों की बायोमेट्रिक्स और आई इंप्रेशन लेने का भी काम चालू है, जिससे आने वाले दिनों में उकसावे से यहाँ पर हिंसा न हो। मेरी सभी मणिपुर वासियों के से अपील है कि आप कृपया अफवाहों पे ध्यान न दें। अफवाहों के निरसन के लिए यहाँ पर कुछ टोल फ्री नंबर बनाए गए हैं। इधर और साइड से शांति बनाए रखें। मणिपुर में शांति के कारण विकास का एक नया युग 6 साल से चल रहा था। कोर्ट के एक फैसले के कारण, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये मनमुटा हुआ है। मुझे भरोसा है कि मणिपुर की जनता आपसी सद्भाव के साथ चर्चा कर जल्दी इसका निपटारा लाएगी। जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, मैं एक स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं
मैं सू ग्रुप वालों को भी एक कठोर संदेश देना चाहता हूं कि सू एग्रीमेंट का किसी भी प्रकार का वायोलेशन, किसी भी प्रकार का विचलन बहुत सख्ती से साथ लिया जाएगा और वो समझौते के भंग के रूप में लिया जाएगा। तो कृपया समझौते की सभी शर्तों का कठोरता से आप पालन करिए। आज से हम इसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे और जिन लोगों के पास हथियार हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने हथियार पुलिस के सामने सरेंडर कर दें। कल से पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी और कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के बाद जिनके पास से हथियार मिलेंगे उन पर कठोर न्यायिक धाराएं लगाई जाएंगी। तो मेरा सभी से अपील है कि जिनके पास हथियार हैं वो सभी लोग पुलिस के सामने अपने हथियारों को सरेंडर कर दें। मैं सभी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। समय शांति बनाने का है, समाज के अंदर सद्भावना बढ़ाने का है और जिस काम के लिए आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है मैं मानता हूं वो काम यही है। तो आप लोग कृपया दोनों साइड से शांति बनाने का, चर्चा का और सद्भाव बढ़ाने का माहौल बनाए, ऐसी मेरी आप सबसे विनती है। उधर कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाने और कुछ अन्य घोषणाएं किए जाने के बाद कहा कि इन कदमों का स्वागत है, लेकिन ये कुछ सप्ताह पहले क्यों नहीं उठाए गए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह सवाल भी किया कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के इस प्रदेश को 1 महीने तक जलने क्यों दिया। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आज कई कदमों की घोषणा की, इनका स्वागत है। इसके अलावा प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि मणिपुर में चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं और उम्मीद है कि कुछ समय में चीजें सही हो जाएंगी। जनरल चौहान ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में मौजूदा स्थिति का उग्रवाद से संबंध नहीं है। मणिपुर की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा, मणिपुर में 2020 से पहले सेना, असम राइफल्स तैनात थी। चूंकि उत्तरी सीमाओं से संबंधित चुनौतियां कहीं अधिक थीं, इसलिए हमने सेना को हटा लिया। चूंकि उग्रवाद से उपजी स्थिति सामान्य हो गई थी, इसलिए हमने ऐसा किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति का उग्रवाद से संबंध नहीं है। जनरल चौहान ने कहा कि यह 2 जातीय समूहों के बीच हिंसा और कानून व्यवस्था से संबंधित मामला है। सीडीएस ने कहा, हम समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं यह भी बताना चाहूँगा कि सशस्त्र बलों और असम राइफल्स ने वहाँ उत्कृष्ट काम किया है और बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई है। हालांकि मणिपुर में चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं, इसमें कुछ समय लगेगा। उम्मीद है कि समाधान निकलेगा और वहां सरकार, सीएपीएफ आदि की मदद से काम कर पाएंगी। उधर असम से मिली खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि फ्लाईबिग एयरलाइंस ने असम में गुवाहाटी और सिलचर के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। असम के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ल बरुआ ने पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। गुवाहाटी से सिलचर के लिए कुल 63 यात्रियों ने उड़ान भरी। यह असम में फ्लाईबिग एयरलाइंस की दूसरी सेवा है। इसकी पहली सेवा 1 मई को गुवाहाटी डिब्रूगढ़ गुवाहाटी सेक्टर में शुरू हुई थी। गुवाहाटी सिलचर गुवाहाटी रूट पर फ्लाईबिग की उड़ानों को असम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की मदद मिलेगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, सबसे कम किराए के साथ गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ और सिलचर के बीच संचालित इन दोनों सेवाओं से ऊपरी असम और बराक घाटी के लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। हम अपने लोगों की हर संभव तरीके से सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा असम के गोलपाड़ा जिले में लकड़ी माफिया के कथित हमले में एक वन कर्मी की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जिले के कृष्णाई रेंज वन कार्यालय के तहत कृष्णा, शालपारा, दारपारा में वन कर्मियों पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। प्रस्तावित आरक्षित वन क्षेत्र में पेड़ों के काटे जाने की सूचना मिलने पर वनकर्मी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने साल के पेड़ों से भरा ट्रैक्टर बरामद किया था। अधिकारी ने कहा कि जब वे ट्रैक्टर को वन विभाग के कार्यालय में लाने लगे तो उन पर हमला किया गया। घायलों को गोलपाड़ा के एक अस्पताल ले जाया गया, जबकि उनमें से 2 को गुवाहाटी भेज दिया गया है। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 2 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया और स्वदेशी और जनजातीय विश्वास तथा संस्कृति विभाग का प्रभार खुद संभाल लिया। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार जोगेन मोहन को पहले के राजस्व और आपदा प्रबंधन तथा पर्वतीय क्षेत्र विकास विभाग के साथ खान एवं खनिज मंत्रालय का प्रभार भी दिया गया है। पहले खान एवं खनिज, स्वदेशी एवं जनजातीय विश्वास और संस्कृति विभाग का प्रभार संभालने वाली नंदिता गोरलोसा को अब बिजली, सहकारिता, खेल और युवा कल्याण विभाग सौंपा गया है।
इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि 9 साल के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वोत्तर पर ध्यान केंद्रित करने और क्षेत्र को प्राथमिकता देने का चुनावी रणनीति से कोई लेना देना नहीं है। शर्मा ने वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि इस क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास पर ध्यान दिया गया है और मोदी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है। शर्मा ने केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पूर्वोत्तर के साथ प्रधानमंत्री का संबंध भावनात्मक है और उन्होंने इस क्षेत्र को अष्टलक्ष्मी कहा है। इस क्षेत्र में सिक्किम सहित 8 राज्य हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सप्ताह गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को डिजिटल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने स्क्रीन पर प्रतीकात्मक रूप से हरी झंडी दिखाकर गुवाहाटी स्टेशन से ट्रेन रवाना की, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस पूर्वोत्तर में पर्यटन, शिक्षा, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगी। हम आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रा को 5 घंटे 30 मिनट में तय करेगी, जबकि इस मार्ग पर वर्तमान सबसे तेज ट्रेन उसी यात्रा को तय करने में 6 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। प्रधानमंत्री ने 182 किलोमीटर लंबे मार्ग के नए विद्युतीकृत खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित किया और असम के लुमडिंग में नवनिर्मित डेमू मेमू शेड का भी उद्घाटन किया। मेघालय से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि मेघालय उच्च न्यायालय ने यह पता लगाए बिना राज्य में भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के माध्यम से कोयले के निर्यात की अनुमति देने पर राज्य सरकार की खिंचाई की है कि यह कोयला कहां से लाया गया था। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति डब्ल्यू डेंगदो की खंडपीठ ने सीएम संगमा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, यह चिंताजनक है कि केंद्रीय एजेंसियों के अनुरोध के अभिप्राय को समझने के बावजूद राज्य ने ढुलमुल रवैया अपनाया और राज्य के भीतर भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के माध्यम से निर्यात के लिए हजारों टन कोयले की निकासी की जाहिर तौर पर यह पता लगाए बिना ही अनुमति दे दी कि इसे लाया कहां से गया है। इसके अलावा मेघालय सरकार ने आरक्षण के मौजूदा फॉर्मूले में बदलाव की मांग को लेकर विपक्षी दल वॉइस ऑफ द पीपुल्स पार्टी यानी वीपीपी द्वारा आयोजित अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की पृष्ठभूमि में राज्य में आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए एक समिति का पुनर्गठन किया है। उप मुख्यमंत्री स्नेहाभलंगधर ने कहा कि आरक्षण नीति पर मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा द्वारा बैठक के आयोजन के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा, मुद्दा संवेदनशील है और इस पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। सड़कों पर इसके बारे में चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन मिल बैठकर इस पर चर्चा की जा सकती है। सरकार लोगों और राज्य के सर्वश्रेष्ठ हित को ध्यान में रखकर फैसला करेगी। हम आपको बता दें कि मेघालय में 60 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी के 4 विधायक हैं और वह खासी, जयंतिया समुदाय और गारो समुदायों के लिए 40-40 के अनुपात में आरक्षण की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। पार्टी का दावा है कि खासी समुदाय के लोगों की आबादी बढ़ी है और इसलिए नीति की समीक्षा की जाने की आवश्यकता है। मिजोरम से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य सरकार ने हिंसा प्रभावित मणिपुर से भागकर राज्य में शरण लेने वाले लोगों को तत्काल राहत मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार से 5 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। राज्य के गृह विभाग के आयुक्त और सचिव एच लालेंग माविया ने कहा है कि जातीय संघर्ष से प्रभावित मणिपुर के लोगों का मिजोरम आना जारी है। मिजोरम गृह विभाग के अनुसार मणिपुर से 2925 लोग भागकर कोलासिब जिले में आए हैं। इसके अलावा 2738 लोग आइजोल और 2257 लोग सैतुअल आए हैं। शेष 363 लोगों ने चंफाई, ख्वाजोल, हंथियाल, सिरचिप, ममित और लुंगलेई जिलों में शरण ली है। अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार, गैर सरकारी संगठन, गिरजाघर और गांव के अधिकारी विस्थापित लोगों को भोजन व अन्य बुनियादी चीजें मुहैया करा रहे हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने मिजोरम में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आइजोल में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। एक बयान में बताया गया है कि उपचुनाव आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख और नोडल अधिकारी मौजूद थे। बयान के मुताबिक बैठक में शर्मा ने राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव में धन बल के इस्तेमाल पर नजर रखने की जिम्मेदारी राज्य में कार्य कर रही केंद्रीय एजेंसियों पर होगी। त्रिपुरा से आई खबर की बात करें तो दक्षिण त्रिपुरा में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने और इसके बाद चलती कार से उसे फेंके जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना तेपानिया इको पार्क में हुई। इस मामले में 21 वर्षीय युवक को पूर्व गोकुलपुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक वह मुख्य आरोपी है और उसके तथा पीड़ित के बीच फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी। 2 आरोपी फरार हैं। इस बीच त्रिपुरा महिला आयोग की अध्यक्ष बरनाली गोस्वामी ने घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया मंच के जरिए नाबालिग लड़कियों को फंसाया जा रहा है। हमें स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को सोशल मीडिया के जरिए होने वाली दोस्ती के बुरे प्रभावों के बारे में जागरूक करना होगा। टिपरा-मोथा ने इस साल फरवरी में 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 13 सीटें जीतकर पूर्वोत्तर राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा भी हासिल किया है।
त्रिपुरा में विपक्ष के नेता अनिमेश देबबर्मा ने कहा, पार्टी ने सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय केंद्रीय समिति के गठन के लिए अपना पहला 2 दिवसीय पूर्ण अधिवेशन आयोजित करने का निर्णय लिया है। संभावना है कि यह अधिवेशन 23 जून से शुरू होगा। अरुणाचल प्रदेश से आई खबर की बात करें तो आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक ने लोगों से ऊर्जा और जल संरक्षण के लिए पर्यावरण के अनुकूल आदतें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का अनुरोध किया है। उन्होंने राजभवन में लोगों को लामबंद करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट में भाग लिया। उन्होंने अभियान के रूप में एक साथ आने तथा पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को आगे ले जाने पर भी जोर दिया। परनाइक ने लोगों से एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक का प्रयोग कम करने तथा सतत खाद्य प्रणाली अपनाने की भी अपील की। नागालैंड से आई खबर की बात करें तो आपको बता दें कि नगा स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी NSF ने नगा क्लब भवन में स्थित उसके कार्यालय को गिराने में शामिल दोषियों को तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना दिया। NSF के नेता, स्वयंसेवक और पूर्व नेता तख्तियां और बैनरों के साथ अपने गिराए गए कार्यालय के बाहर जमा हुए। धरना दे रहे कुछ नेताओं ने अपनी तख्तियों पर लिखा था, नगा क्लब की इमारत पर हमला करना नगा विरोधी कार्य है, रात में तोड़फोड़ करना आतंक का काम है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।